यूरोप में एक इलाका था, उसका नाम हुआ करता था प्रशिया। एक दौर में यूरोप के शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था। 19 जनवरी 1843 के रोज प्रशिया के महाराज फ्रेडरिक विलियम फोर ने एक मीटिंग बुलाई और उसमें फैसला लिया कि एक अखबार को हमेशा के लिए बैन करना है। इसी अखबार के खिलाफ ऐसा ही फैसला रूस के राजा निकोलस फर्स्ट भी ले रहे थे। दो साम्राज्यों की नाक में दम करने वाले इस अखबार में ऐसा क्या था? लोगों को उकसाया जा रहा था कि वे विद्रोह करें और दोनों साम्राज्यों का अंत कर दें। ये सब लिख रहा था एक दार्शनिक जो अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री और राजनीतिक विश्लेषक भी था, जिसकी विचारधारा ने आगे चलकर दुनिया में राजनीति की एक धारा को जन्म दिया। जो दर्शन की किताबी बातों में ही विश्वास नहीं करता था, वो कहता था कि दार्शनिकों ने केवल दुनिया का विश्लेषण किया है, लेकिन असल मुद्दा है दुनिया को बदलना। यह आदमी था कार्ल मार्क्स। मार्क्स की फिलॉसफी को मार्क्सवाद या मार्क्सिज्म के नाम से जाना जाता है। समय के साथ दुनिया भर में मार्क्सवादी विचार की स्वीकार्यता हालांकि घटी है। इलेक्टोरल स्पर्धाओं में वे लोग पिछड़े हैं, लेकिन निजाम चलाने की एक धारा के तौर पर मार्क्सवाद के बारे में जानना चाहिए। सहमति असहमति अपनी जगह हो सकती है। तो 20वीं सदी में मार्क्सवाद ने दुनिया में दो फाड़ कर दी थी। कई देशों का पूरा सिस्टम मार्क्सवाद की सोच पर बना। वहीं पश्चिमी यूरोप और अमेरिका जैसे देश इसे एक डेंजरस विचार मानते रहे। सवाल यह कि मार्क्सवाद में आखिर क्या है ऐसी क्या बात बोल दी थी मार्क्स ने कि जिसने बर्लिन से बेगूसराय तक तमाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बहसों को जन्म दिया और उन्हें देखने का एक नजरिया दिया। क्या है मार्क्सवाद? क्या है मार्क्सवाद के सिद्धांत और उनके पीछे के तर्क? आज के एपिसोड में हम इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, अपन है कुलदीप और आप देख रहे हैं जटिलता का विलोम और सरलता का पर्यायवाची, आसान भाषा में, जिसमें बात करेंगे कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी की। किसी भी व्यक्ति के विचार निर्वात में तैयार नहीं होते, इसलिए व्यक्ति के विचारों को समझने के लिए देश, काल, परिस्थिति को समझना भी जरूरी है। मार्क्स के विचारों को समझने के लिए अपन को चलना होगा 19वीं सदी की शुरुआत में। यूरोप में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, जिसने दुनिया का हिसाब किताब एकदम बदल डाला। उसके पहले राजाओं और उसके सामंतों के पास पैसा और सत्ता हुआ करती थी, क्योंकि जमीन उनके पास हुआ करती थी और जमीन से जो फसल होती थी उस पर भी सारा हक उनका था। यानी सारी इकोनॉमी का केंद्र उस समय गांव थे। लेकिन फिर किसी खुराफाती दिमाग में फितूर आया और उसने बना दी मशीनें। वो मशीनें जो आसानी से कई लोगों के बराबर उत्पादन कर सकती थी। इंसान का काम बदल गया, उसे बस अब मशीनें मैनेज करनी थी। तो फैक्ट्रियां लगी, मजदूरों की जरूरत पड़ी। इस वजह से शुरू हुआ माइग्रेशन, यानी कि पलायन। गांव से निकले मजदूर शहर पहुंचे। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पहुंचा। इस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का फायदा हुआ उसे जो फैक्ट्री का मालिक था, कैपिटलिस्ट क्लास। फायदा वहां काम करने वाले लोगों को भी हुआ, रोजगार के अवसर मिले उनको, बढ़े अवसर, सैलरी मिली। लेकिन इस बदलाव का अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी नजरों से विश्लेषण किया, जाकी रही भावना जैसी। कार्ल मार्क्स ने इस बदलाव को बुरा बताया। क्यों? इस सवाल का जवाब ही दरअसल मार्क्स की फिलॉसफी का मूल है। इसके 3 पिलर्स हैं: हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, एलियनेशन और क्लास स्ट्रगल। इन सबको बारी बारी से समझेंगे, लेकिन उसके पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, मोड ऑफ प्रोडक्शन। मोड ऑफ प्रोडक्शन, इसका शाब्दिक अर्थ है कि उत्पादन का तरीका। मार्क्स इसको 2 हिस्सों में बांटते हैं। पहला है फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, यानी किसी भी चीज को बनाने में किस तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है, किस तरह की मशीनों की जरूरत उसके लिए पड़ रही है, यही। और प्रोडक्शन के लिए कितना स्किल्ड लेबर चाहिए, जैसे खेतों में काम करने के लिए चाहिए फावड़ा, ट्रैक्टर जैसे टूल्स और मजदूर जो इन्हें चला पाएं। दूसरा हिस्सा है रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि उत्पादन के फोर्सेस की वजह से मालिक और कामगारों के बीच कैसा रिश्ता बनता है। जैसे खेत का मालिक खेतों में होने वाली सारी फसल रखता है, बदले में मजदूर को उसकी दिहाड़ी देता है, वैसे ही फैक्ट्री के मालिक और फैक्ट्री के कामगारों के बीच भी एक रिश्ता होता है। सारा प्रॉफिट मालिक का और कामगार महीने के अंत में अपने साथी से सिर्फ इतना ही पूछ पाता है कि अरे राजू भैया कितनी मजदूरी मिली। कुल मिलाकर कहें तो मोड ऑफ प्रोडक्शन न सिर्फ दुनिया में पैदा होने वाले वस्तुओं को तय करता है, बल्कि इंसानों के बीच के रिश्ते का भी एक महत्वपूर्ण आधार है। मार्क्स की नजरों में कैपिटलिज्म की सारी दिक्कत यहीं से शुरू होती है। कैसे? मार्क्स अपनी बात इतिहास से शुरू करते हैं। ऐतिहासिक भौतिकवाद, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, यानी
मानव इतिहास को आर्थिक नजरिए से समझने की कोशिश। मार्क्स का मानना था कि इतिहास में जब जब मोड ऑफ प्रोडक्शन बदला, समाज में बड़े स्तर पर बदलाव आया। कैसे, एक उदाहरण से समझते हैं। शुरुआत में इंसान की सारी कश्मकश सिर्फ पेट भरने तक सीमित थी। तब हर रोज एक ही कोशिश थी कि शिकार हो जाए और उसके बाद भोजन हो जाए। कार्ल मार्क्स के मुताबिक ये एक कम्युनिस्ट सोसाइटी थी जहां सभी लोग बराबर थे। लेकिन समय के साथ इंसान ने खेती का हिसाब किताब समझ लिया। उसके लिए नए औजार बने, जैसे हल, फावड़ा, उपजाऊ जमीन ढूंढी गई, यानी फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन बदल गए। इसकी वजह से उत्पादन बदला, मतलब खेती शुरू होने लगी और उसके बाद पेट तो भरता ही था, लेकिन इसके साथ ही सरप्लस अनाज की स्थिति भी बन गई। रोज कुआं खोदकर पानी पीने की जरूरत खत्म हो गई। इसने इंसान को बेहतर रिसोर्सेज पर कब्जा करने के लिए प्रेरित किया। इससे छोटे छोटे कबीले बने। फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन बदलने के चलते ये बदलाव आया। जैसा पहले बताया, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन की वजह से रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन में भी बदलाव आता है। तो कहानी वही है, किरदार बदलते हैं, वक्त की चाल से बाजार बदलते हैं। ऐसा ही इस दौर में भी हुआ। अब एक व्यक्ति जमीन का मालिक था, उसी का हल था, उसी का कुआं था और उसके खेत में काम करने वाले उसके गुलाम थे, स्लेव्स। यानी सोसाइटी में एक डिवाइड बनने लगा। किसी के पास सब कुछ और कोई सिर्फ गुलाम, जिसे सिर्फ खाने को मिलता था। समय बदला और बदला समाज, साम्राज्यों का उदय हुआ, बेहतर औजार बने, सिंचाई के लिए नहरें खुदी, यानी फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन और बेहतर हो गए। लेकिन इससे सबसे ज्यादा फायदा एक ही प्रकार के लोगों को हुआ कि वे लोग जिनकी जमीनें ज्यादा थी, जो जमीनों के मालिक थे, यानी कि राजा और उनके सामंत। सामंतों की जमीन पर काम करने वाले लोगों को कमोबेश कम फायदा इसका हुआ। उन्हें भोजन तो हासिल हुआ, पर आर्थिक स्थिति के मामले में, हैसियत के मामले में वे नौकर ही बने रह गए। मार्क्स के अनुसार इस प्रोसेस के कंटिन्यू होने के चलते संसाधन चंद लोगों के हाथ में सीमित रह गए और जैसे जैसे फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन में बेहतरी आई, ये दूरी और भी बढ़ती गई। मार्क्स ने इस दूरी के पाटों पर खड़े लोगों को अलग अलग नाम दिया। मालिकों को कार्ल मार्क्स ने बुर्जुआ कहा और कामगारों को सर्वहारा। औद्योगिकरण के दौर में बुर्जुआ फैक्ट्री के मालिक थे, जबकि काम करने वाले मजदूर सर्वहारा कहलाते थे। ये दो अलग अलग क्लास थी जिनके परस्पर विरोधी हित थे। मार्क्स की थ्योरी का अगला चरण इन दोनों वर्गों के बीच संघर्ष से निकलता है, जिसे मार्क्स क्लास स्ट्रगल का नाम या वर्ग संघर्ष का नाम देते हैं। क्लास का मतलब है श्रेणी, जो तय होती है लोगों की समाज में पोजीशन के हिसाब से। यूं समाज में हजारों अलग अलग श्रेणियां हो सकती हैं, जैसे कि लेबर, मैनेजर, फैक्ट्री मालिक, ये सब अलग अलग तल हैं उसके। लेकिन कार्ल मार्क्स इन सभी श्रेणियों को दो बड़ी हिस्सों में बांटते हैं, दो बड़ी क्लासेस में बांटते हैं। एक वो जिनके पास रिसोर्सेस की ताकत है, माने हैव्स या बुर्जुआ क्लास। दूसरे वो जिनके पास रिसोर्सेस नहीं है, यानी हैव नॉट्स, जिनको उन्होंने कहा है सर्वहारा क्लास। मार्क्स के अनुसार इन दोनों के बीच संघर्ष निश्चित है। मालिक को चाहिए प्रॉफिट, इसलिए वो कम से कम सैलरी पर ज्यादा से ज्यादा काम करवाना चाहता है, और कामगारों को फैसिलिटी और अच्छी सैलरी चाहिए, जो मिलती नहीं है। अप्रेजल के मसले बहुत पुराने हैं। जो नौकर है, या कि जिसे मार्क्स सर्वहारा कहते हैं, उसके पास बदलाव लाने के लिए जरूरी शक्तियां नहीं होती। मालिक के पास चूंकि संसाधन है, उसके पास हमेशा ताकत ज्यादा होती है, इसलिए दोनों क्लासेस के बीच एक संघर्ष निरंतर चलता है। मार्क्स के अनुसार इस संघर्ष में अक्सर कामगार ही हारता है और उसका ही शोषण होता है। क्लास स्ट्रगल में घुटने और पिसने के अलावा कैपिटलिज्म के चलते सर्वहारा वर्ग एक और दिक्कत से गुजरता है, अकॉर्डिंग टू मार्क्स, जिसको मार्क्स ने कहा है एलियनेशन। एलियनेशन क्या होता है? मानव जीवन की शुरुआत से लेकर सामंतवाद तक उत्पादन का सिस्टम बहुत सिंपल था। जैसे बुनकर का काम था कपास खरीदना, उससे बुनकर के धागा बनाना, उसका कपड़ा बनाना और उसे बाजार में बेचना। यानी रॉ मटेरियल खरीदने से लेकर के उसको बाजार में बेचने तक सारा काम एक ही आदमी करता था, और इससे होने वाला फायदा जो होता था वो पूरा पूरा उसके हिस्से में चले जाता था। लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद उत्पादन के मामले में बड़ा बदलाव आया। चीजें स्पेशलाइजेशन की ओर बढ़ने लगी। कैसे? अब फैक्ट्री का मालिक कपास खरीदता था, फिर फैक्ट्री में काम करने वाले कुछ लोग उस कपास से धागा बनाते थे, फिर वो धागा दूसरे ग्रुप के पास जाता था जो उस धागे को बुन करके कपड़ा बनाते थे, और फिर एक कामगारों का ग्रुप उस कपड़े को सिल करके ड्रेस बनाता था। सबको अपने हिस्से की मजदूरी मिल जाती थी। फाइनली वो ड्रेस मार्केट में बिकती थी। कपास से धागा बनाने वाला मजदूर या धागे से कपड़ा बनाने वाला मजदूर या उसे सिलने वाला मजदूर, इनमें से कोई भी इस ड्रेस का मालिक नहीं था, और ना ही वो अपने वेतन में इस ड्रेस को खरीद सकते थे जिसे बनाने में उनका योगदान था। कार्ल मार्क्स के मुताबिक रोजाना एक ही काम करने और इतनी मेहनत के बाद भी अपने बनाए प्रोडक्ट को न खरीद पाने की स्थिति उन्हें इस काम से डिटैच कर देती थी। अब उनका इस काम के प्रति कोई लगाव नहीं बचता था। इसी कॉन्सेप्ट को एलियनेशन कहते हैं।
फिर व्यक्ति कहता है कि किस मोड़ पर हयात ने पहुंचा दिया हमें, नाराज हैं गमों से न खुश हैं खुशी से हम। मार्क्स की थ्योरी इसके आगे की भी है। उनका मानना था कि जब कोई व्यक्ति समाज में एलिनेटेड यानी अकेला महसूस करता है तो वो धर्म की शरण लेता है, धर्म की ओर भागता है, और धर्म उसके लिए अफीम जैसी भूमिका निभाता है जो उनकी समस्याओं को उसकी नियति के तौर पर पेश करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि धर्म ताकत में बैठे लोगों की रक्षा के लिए बनाया गया है। लेकिन कार्ल मार्क्स का मानना था कि सदियों से चले आ रहे भेदभाव, क्लास स्ट्रगल और एलिनेशन की वजह से एक दिन क्रांति होगी, जिसके बाद समाज फिर से कम्युनिस्ट हो जाएगा। अच्छा भैया ठीक है, चलो होगी क्रांति, पर कब होगी? कार्ल मार्क्स का मानना था कि कैपिटलिज्म पैसे के लालच का खेल है। अपने पैसे के दम पर ही बुर्जुआ लोग सरकार में अपनी पकड़ बनाने में कामयाब होते हैं। लेकिन जैसे व्यक्ति का अहंकार उसकी बर्बादी की वजह बनता है, वैसे ही इन बुर्जुआओं का लालच उनकी तबाही की वजह बनेगा। बात ऐसी है कि अगर किसी फैक्ट्री के मालिक को अपना प्रॉफिट बढ़ाना हो तो दो रास्ते हैं इसके, या तो वो अपना खर्चा कम करे या फिर वो अपने प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाए। कॉम्पिटिटिव मार्केट में प्रोडक्ट का दाम बढ़ाना मतलब अपना नुकसान, क्योंकि ग्राहक के पास बहुत ऑप्शन है भाई, वो आपकी दुकान से ना लेके कहीं और से ले लेगा। तो एक ही रास्ता बचता है, वो है खर्चा कम करना, और इसके लिए कामगारों की सैलरी कम करनी पड़ेगी। कार्ल मार्क्स का कहना था कि अगर सैलरी कम होगी तो कामगार और गरीब हो जाएंगे, उनकी खरीदने की क्षमता और कम हो जाएगी, एलियनेशन और बढ़ेगा। धीरे धीरे सर्वहारा के सभी क्लासेस जैसे मजदूर, मैनेजर, टीचर्स आदि सबको महसूस होगा कि वो सब एक ही समस्या से परेशान हैं, और उसकी वजह है बुर्जुआ यानी कैपिटलिस्ट। तब उनके बीच उभरेगी एक लीडरशिप जिनके नेतृत्व में होगा सत्ता का परिवर्तन, और सभी ऐतिहासिक गुनाहों का हिसाब किताब लिया जाएगा। देश और दुनिया में कई कम्युनिस्ट आज भी इस क्रांति का इंतजार कर रहे हैं। सुबह होती है, शाम होती है, लेकिन क्रांति की आस छूटती नहीं है। ये क्रांति या तो हुई या नहीं हुई, या फिर हुई तो उसका हाल रूस और चीन जैसा हो गया, जहां आकर के भी कम्युनिज्म नहीं आया, कम से कम उस रूप में तो नहीं आया जैसा मार्क्स लिख करके गए थे। सवाल है कि क्या मार्क्स गलत थे? मार्क्सवाद ने जिस क्रांति की भविष्यवाणी की थी वो सफल क्यों नहीं हुई पूरी दुनिया में? इसकी कई वजह हैं। मैक्स वेबर नाम के एक समाजशास्त्री हुए, उनका कहना था कि मार्क्स का क्लास वाला कॉन्सेप्ट ठीक ही नहीं है। समाज में जैसे जैसे इंडस्ट्रीज बढ़ी, नए नए रोजगार बने, कई नई फील्ड्स का जन्म हुआ। इस वजह से भले ही दो लोग नौकरी करते हों, लेकिन उनके बीच कुछ भी कॉमन हो ये जरूरी नहीं है। जैसे किसी पार्टी की आईटी सेल में सक्रिय कोई नौजवान और दूसरा इस शो का प्रोड्यूसर, दोनों ही अपनी अपनी संस्था में नौकरी करते हैं, लेकिन दोनों की जॉब रिक्वायरमेंट और सैलरी एक बराबर नहीं होती। इसके साथ ही समाज में हर जॉब की स्वीकार्यता भी अलग अलग है। जैसे डॉक्टर्स, जज या सरकारी अधिकारी ये भी नौकरी करते हैं, लेकिन किसी और प्राइवेट जॉब के मुकाबले इनका सम्मान ज्यादा है। शिक्षक और मजदूर के सामाजिक दर्जे में फर्क है। इस वजह से सर्वहारा में भी कई क्लासेस हैं। क्रांति न होने की दूसरी बड़ी वजह मानी गई सरकार की वेलफेयर स्कीम्स। हर देश में आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए सरकारें अलग अलग स्कीम्स चलाती हैं। इस वजह से ऐसे वर्ग में जो असंतोष होता है वो काफी हद तक कम हो जाता है। सरकारें इस असंतोष को एड्रेस करती रहती हैं, मेक श्योर करती हैं कि प्रेशर कुकर से हवा निकलती रहे। लेकिन मार्क्स सिर्फ क्रांति के ही मामले में फेल नहीं हुए। कई आलोचक उनके ये मानते हैं कि उनकी थ्योरी में भी बहुत सारी कमियां थी। उसे भी डिटेल में समझते हैं। आलोचकों के मुताबिक मार्क्स की थ्योरी में सबसे बड़ी दिक्कत उनके नजरिए में थी। उनके मुताबिक समाज में ताकत का हिसाब सिर्फ पैसे से लगाया जा सकता था। उनकी सारी थ्योरी आर्थिक मोर्चे तक बंधी दिखाई देती है, जबकि समाज में ताकत के कई और सोर्सेज भी होते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल पावर या समाज में पकड़ या बाहुबल या जिसको कई लोग प्रतिष्ठा कहते हैं। इनके दम पर भी समाज में लोगों का शोषण होता है या वो दूसरे लोगों का शोषण करते हैं। मिसाल के तौर पर भारत में जातीय गैर बराबरी अनिवार्य तौर पर अर्थशास्त्र आधारित नहीं है। मार्क्स की दूसरी आलोचना है उनका मेरिट को नकारना, उसको खारिज करना। मार्क्स के मुताबिक कम्युनिस्ट सोसाइटी में सभी लोग बराबर होंगे, लेकिन प्रकृति और परिश्रम ने सबको अलग अलग प्रतिभा दी है। प्रतिभा के मुताबिक कुछ लोग जीवन में आगे बढ़ते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बना पाते हैं और उद्योगपति भी बन सकते हैं, अमीर भी बन सकते हैं, लखपति, करोड़पति भी बन सकते हैं। अगर सबको एक बराबर बना दिया जाएगा तो ये मेरिट का अपमान होगा। मार्क्स की और भी कई आलोचनाएं हैं, पर यह तो सत्य है कि दुनिया में कई देशों में मार्क्सवादी अब नंबर 2 की लड़ाई में भी नहीं बचे हैं। मार्क्स के दास भी अब दास कैपिटल के बजाय कैपिटलिस्ट चीजों के गुलाम हो चुके हैं, वरना लाल सलाम वालों को आईफोन की जरूरत क्या है। आज के आसान भाषा में इतना ही। ये एपिसोड लिखा हमारे साथी आकाश ने। देखते रहिए दी ललन टॉक।